Hey everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the editorial discussion for 3rd of February. First of all, let's understand कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है. देखिए सबसे पहले we have to talk about इंडिया और यूके के बीच में रिसेंटली एफटीए साइन करने की बात की जा रही है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात की जा रही है. तो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर हम प्रॉपर्ली समझेंगे कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अगर इंडिया और यूके के बीच में ये एफटीए साइन हो जाता है. तो ना देखिए, एज यू मस्ट बी नोइंग कि यूके एक ऐसी कंट्री है जो कि रिसेंटली ब्रेक्जिट के थ्रू से वो हो रही है, पास हो रही है. ठीक है, व्हाट इज ब्रेक्जिट? देखिए यूके जो है पहले यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट हुआ करता था और यूरोपियन यूनियन के साथ एक प्रॉपर्ली ट्रेड के अंदर था. बट यूके समहाउ डिस्कवर्ड कि ईयू के साथ जब वो ट्रेड कर रहा है तो उसको उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है. इसी चीज के लिए यूके डिसाइडेड कि हम इस ईयू को छोड़ देंगे. ठीक है, यूरोपियन यूनियन को छोड़ देंगे. नाउ यूरोपियन यूनियन जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक्स है, मतलब ये बहुत सारी कंट्री का ग्रुप है जो साथ में मिलकर ट्रेडिंग करते हैं. तो सोचिए यूके जैसे ही यहाँ पे ईयू का ट्रेडिंग ब्लॉक छोड़ता है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी ईयू के मेंबर्स थे उनका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप था ईयू के साथ वो पूरी तरीके से हट गया यूके का. अब यूके चाहे तो इंडिविजुअल बेसिस पे हर एक कंट्री के साथ ट्रेड कर सकता है, बट वो ईयू के साथ यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकता है. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में. तो जो इंग्लैंड है यानी कि जो यूके है वहां पर दो चीजें ढूंढ रहा है. फर्स्ट चीज, वो एक ऐसा मार्केट ढूंढ रहा है जहां पर वो अपने सामानों को बेच सके. एंड सेकंड चीज, वो एक ऐसा प्लेस ढूंढ रहा है जहां से वो चीजों को वो खरीद सके, मतलब खरीद सके. ठीक है, इंपोर्ट कर सके. तो ये दोनों चीजें ढूंढ रहा है. दोनों के लिए एक जो सबसे इमर्जिंग चीज जो सबसे इमर्जिंग कंट्री है दैट इज इंडिया. ठीक है, तो इंडिया जो है एक बहुत ही पोटेंशियल कंट्री की तरह आ रही है जिसके पास एक बहुत ही ह्यूज मार्केट भी है और बहुत ही अच्छा उसका इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी बहुत ही अच्छा है. ठीक है, तो इन दोनों ही चीजों के कारण इंडिया जो है यूके के साथ एक एफटीए साइन करना चाहता है और सिमिलरली यूके भी काफी ज्यादा इस चीज में इंटरेस्ट शो कर रहा है. तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे. सेकंड वी हैव टू टॉक अबाउट जो हमारा सबसे बड़ा इशू है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. राइट नाउ इसको टैकल करने के लिए अभी के बजट के अंदर एक कैपेक्स नाम की चीज की बात की गई है. कैपेक्स इज नथिंग बट सिंपली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना दैट इज कॉल्ड एज कैपेक्स. ठीक है, तो कैपेक्स को इंक्रीज करके अगर हम किस तरीके से अपने जॉब्स को इंक्रीज कर सकें, यानी कि अपने अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज कर सकें, दैट कैन बी वेरी वेरी गुड. तो इसी चीज के बारे में इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर बहुत ही डिटेल में बात की गई है. ना यहाँ पर देखिए दो चीजें समझनी है. पहली बात तो अनएम्प्लॉयमेंट को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं एंड सेकंड चीज कैपेक्स को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं. राइट, ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे पास है. तो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर हम इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे. ना इन दोनों के अलावा जो बाकी एडिटोरियल्स यहाँ पर दिए हुए हैं दे आर समवट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एडिटोरियल्स हैं. ना ये देखिए ये और ये दोनों ही यूपी के इलेक्शन से बात करते हैं, इसलिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, इसलिए हम सिर्फ आज यहाँ पर इन दो एडिटोरियल्स को प्रॉपर्ली बात करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. इट इज अबाउट इंडिया और ब्रिटेन के बीच में अगर एफटीए साइन हो जाता है तो दोनों कंट्री को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, कौन कौन से न्यू अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर अनलॉक होंगी उसके बारे में बात किया जाता है. नाउ लास्ट ईयर मई के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो यूके के प्राइम मिनिस्टर दोनों ने साथ में मिलकर एक शेयर्ड विजन का एक मतलब बेसिकली एक टाइप का पार्टनरशिप किया था जहां पर दोनों ने बातचीत की थी कि आने वाले डेकेड के अंदर मतलब आने वाले 8 से 9 सालों के अंदर यानी कि 2030 से पहले पहले इंडिया और यूके का जो पार्टनरशिप है यानी कि जो ट्रेड का जो रिलेशनशिप है उसे और ज्यादा इंप्रूव करना है. ना देखिए एज यू मस्ट बी नोइंग कि पिछले साल जो मई का टाइम था दैट वाज द टाइम जब कोविड सेकंड पीक मतलब सेकंड वेव जो था इंडिया के अंदर पीक पे था. सोचिए ये एक ऐसा टाइम था जब एक्चुअली जितने भी ट्रेड रिलेशन थे वो सब पूरे के पूरे बंद हो गए थे, बट इसके बावजूद इंडिया एक्चुअली चोज टू मीट यूके के प्राइम मिनिस्टर एंड उनके साथ प्रॉपर्ली इस चीज के बारे में बातचीत करना. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, इतने बैड सिचुएशन के अंदर भी अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से मिल रहा है इसका मतलब है कि बोथ आर वेरी सीरियस अबाउट दिस. ठीक है, नाउ दोनों चाहते ये हैं कि देखिए बातचीत तो बहुत सालों से हो रही है इंडिया और यूके जो है उसके बीच में एफटीए को साइन करने की बातचीत काफी सालों से हो रही है, लेकिन अभी तक वो साइन नहीं हो पाया है. तो दोनों ही कंट्री के जो लीडर्स है वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल विल जो हमारा है मतलब जो हम चाहते हैं उसको जल्दी से जल्दी एक्शन के अंदर कन्वर्ट किया जाए. ठीक है, ताकि हम जल्दी से अपने एफटीए को साइन करें और दोनों अपने अपने ट्रेडिंग ब्लॉक्स को और ज्यादा इंक्रीज कर सके. ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं उसके अंदर ये बोला गया है कि अगले 8 सालों के अंदर यानी कि 2030 तक मतलब आने हमें अपनी टोटल जो ट्रेड है उसको डबल करना है. ठीक है, डबल करने की बात की गई. 2019 का जो रिसेंट एस्टिमेट आया था मतलब जो सबसे लास्ट हमारे पास डेटा है उसके अनुसार 23 बिलियन यूरोस का ट्रेड जो है ऑलरेडी इंडिया और जो यूके है दोनों आपस में करते हैं. इसको डबल करके ऑलमोस्ट 46 बिलियन यूरोस तक पहुंचना है. नाउ माइंड यू ये डॉलर्स के अंदर फिगर्स नहीं है, ये यूरोस के अंदर है. ठीक है, तो आप उसको उसी हिसाब से देखिएगा. ओके, सेकंड चीज देखिए, अब बोला गया है कि उन्होंने जितने भी जो दोनों ही प्राइम मिनिस्टर्स थे दोनों ने अपने अपने गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया कि आपको एक कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने हैं ताकि दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रेड बैरियर्स है ना वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए और जल्दी से जल्दी एफटीए साइन हो. तो उस टाइम जब 2021 की मई के अंदर दोनों मिले थे तो उन्होंने डिसाइड किया था कि 2021 एंड होते होते यानी कि दिसंबर होते होते हम एफटीए को साइन कर लेंगे, बट अभी तक ये साइन नहीं हो पाया है. माना जा रहा है कि 2022 के अंदर ये साइन हो जाएगा. ठीक है, नाउ इन चीजों को देखिए यहाँ पर रियल करते हुए क्या किया गया, दोनों कंट्री ने कुछ एक्शंस लिए हैं. फर्स्ट चीज जो लिया गया था दैट वाज फ्रॉम यूके. यूके ने क्या किया, अपनी कंट्री से एप्पल का एक्सपोर्ट इंडिया को अलाउ कर दिया. इससे पहले यूके इंडिया को एप्पल से एक्सपोर्ट नहीं करता था. ठीक है, तो रिसेंटली उन्होंने एप्पल्स को जो बेसिकली एप्पल से एक्सपोर्ट है उसको स्टार्ट कर दिया एंड इसके बदले में एक अच्छे गेस्चर की तरह इंडिया ने क्या किया, बदले में इंडियन फिशरी डिपार्टमेंट का
जो श्रिम्प्स होते हैं ना, उसका ट्रेड बेसिकली यूके को स्टार्ट कर दिया, मतलब इसका एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया। नो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एप्पल्स एंड श्रिम्प्स दे आर नॉट अ बिग डील। मतलब एप्पल्स और श्रिम्प्स जो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं है, बहुत बड़े कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है कि इंडिया बहुत सारा पैसा वहां पे खर्च कर रहा है फिर यूके कर रहा है। पॉइंट इज कि ये बहुत ही स्मॉल है, बट ये बहुत ही मीनिंगफुल स्टेप्स हैं, बिकॉज एज यू मस्ट हैव हर्ड दैट बिगनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट, राइट। दो कंट्री के बीच में अगर ट्रेडिंग हम पैटर्न रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो बिगनिंग करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भले ही वो एप्पल से हो रहा है, भले ही वो श्रिम्प से हो रहा है, बट दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही छोटा है बट बहुत ही मीनिंगफुल है, बिकॉज अब देखिए अब क्या हुआ है, एप्पल भेजने के बाद हमारा एक्चुअली मार्केट यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो चाहे धीरे धीरे भेजना स्टार्ट कर सकते हैं विद ऑब्वियसली यूके अगर चाहेगा तो उन सब चीजों को हम भेज सकते हैं। सिमिलरली जो हमने श्रिम्प्स भेजे हैं उसे मतलब वो क्या कर रहा है एक्चुअली यूके के लिए, उसने हमारा मार्केट ओपन कर दिया। एप्पल लेने के कारण क्या हुआ, हमारा मार्केट यहाँ पर यूके के लिए ओपन हो गया। तो ये एक्चुअली शो करता है कि अगर हमें ग्रोथ को स्टिमुलेट करना है तो छोटे छोटे स्टेप्स यहाँ पे हमेशा लेते रहने होंगे हमें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बिग स्टेप लिया गया था उसके बाद वो ये था कि पिछले महीने यानी कि जनवरी 13 को एक एफटीए नेगोशिएशन साइन करने की बात की गई थी, जहां पे हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है वो यूके के कॉमर्स मिनिस्टर के साथ मिलते हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि 2022 होते होते मतलब फिनिश होते होते हम दोनों आपस में एक एफटीए साइन कर लेंगे, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। नाउ इन शॉर्ट एफटीए होता क्या है, अगर आप समझेंगे एफटीए होता क्या है, देखिए एफटीए का फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री देखिए पहला वर्ड देखिए फ्री, फ्री किस चीज का फ्री बात की जाती है, फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ टैक्सेस या फिर टैरिफ, ठीक है। नो फ्री का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उस कंट्री को जीरो टैक्सेस देने पड़ेंगे, जीरो टैरिफ देने पड़ेंगे, बट द पॉइंट इज कि उन कंट्रीज को जो भी एफटीए साइन करते हैं कंपैरेटिवली बाकी कंट्री के साथ बहुत ही कम टैक्सेस देने पड़ते हैं, ठीक है, बहुत ही कम, यानी कि नेग्लिजिबल अमाउंट में। देखिए ये बेसिकली एफटीए तब साइन किया जाता है जब दो कंट्री आपस में मिलकर अपने ट्रेड रिलेशन को ज्यादा बूस्ट करना चाहती है, ठीक है। जब दोनों ही कंट्री अपने अपने रिलेशनशिप को बूस्ट करना चाहती है तो उन दोनों का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि एफटीए साइन करते हैं। एफटीए साइन होने के बाद क्या होता है, दोनों कंट्री ये बेसिकली लिख कर देते हैं, मतलब ऑन पेपर, कि हम आपकी कंट्री के से अगर कोई भी सामान खरीदेंगे तो उसके ऊपर कोई भी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। सिमिलरली अगर हम आपको कोई एक्सपोर्ट करेंगे तो आप भी उसके ऊपर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी मत लगाइएगा, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में एफटीए ये होता है। तो दोनों कंट्री ने बोला जब हम एफटीए साइन करेंगे तो 2022 के एंड होते होते इन सब चीजों को हमने साइन कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ऑथर आते हैं, ऑथर यहां पर ये बोलते हैं कि जितने भी ट्रेड नेगोशिएशन होते हैं ना दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दो कंट्री के बीच में एग्जैक्टली नेगोशिएशन क्या होंगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, बिकॉज उसको प्रॉपर्ली साइन करने में बहुत सारे डिप्लोमैट्स आते हैं, बहुत सारी बातचीत होती है, बहुत सारे नेगोशिएशन होते हैं, एंड फाइनली एक फाइनल पेपर बनता है और उसके ऊपर डिफरेंट चीजें डिसाइड की जाती हैं, ठीक है। स्पेशली अगर आप इंडिया और यूके को देखेंगे, दीज आर टू पार्टनर्स जिनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा अजीब रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान सोचिए, इंडिया वॉज अ कॉलोनी एंड यूके वॉज द मतलब वो कंट्री थी जिसने हमें कॉलोनाइज किया था। सो हमारे जो हिस्टोरिकल रिलेशन है वो उतने अच्छे नहीं है। सेकंड चीज, हमारे साइज अगर आप देखेंगे वो उतने अच्छे नहीं है, मतलब साइज देखिए इंडिया इज वेरी वेरी लार्ज, एक बहुत ही लार्ज कंट्री है, बट यूके बहुत ही स्मॉल कंट्री है। बट अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे यूके ऐसा माना जाता है इट इज ऑलमोस्ट 100 years ahead of us in the terms of industrial developments and all, ठीक है। बिकॉज यूके वॉज द फर्स्ट कंट्री इन 1760s के आसपास में जिसने इंडस्ट्रियलाइज करना स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियस बात है उसको इसका फायदा मिलेगा, एंड यूके इज वे 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 ahead of every single country। यहां तक कि माना जाता है यूके इज वे ahead of यूएसए ऑल्सो, ठीक है। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करेंगे, वहां पे लोगों की लाइफस्टाइल की बात करेंगे, यूके इज वे वे ahead, ठीक है। बिकॉज वो बहुत पहले से इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं, तो जहां पर एक्चुअली हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ना, यूके उसको पहुंच के ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो दोनों के जो साइजेस हैं वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट है, एंड स्पेशली जो दोनों की जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो जैसा हमने देखा साइज में इंडिया बहुत ज्यादा लार्जर है, यूके बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में बात करेंगे तो इंडिया इज मच बिहाइंड एज कंपेयर टू यूके। यूके बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। इसीलिए बोला जाता है कि जो अभी एफटीए साइन होता है यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है, तो दोनों कंट्री को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, जहां पर दोनों ही कंट्री एक दूसरे कंट्री से कुछ ना कुछ सीख सकती हैं और दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं कि दोनों कंट्री के बीच में करंटली कौन कौन से बिजनेसेस होते हैं। देखिए ऑथर के द्वारा ये बोला जाता है कि फ्यूचर को देखने से पहले आपको पहले प्रेजेंट देखना चाहिए, आपको पहले एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि करंटली क्या क्या चीजें हो रही है। माना जा रहा है कि नियरली 600 ऐसी यूके की कंपनीज हैं अभी ऑलरेडी जो कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉय कर रही हैं, मतलब जो इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, और इस 600 कंपनी के अंदर इंडिया के ऑलमोस्ट 3,20,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, 600 से ज्यादा यूके की कंपनीज ऑलरेडी इंडिया के अंदर वर्किंग है अभी ना। उसके अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपने सुना होगा उनमें से देखिए कुछ मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट बार्कलेज आपने सुना होगा, एक टाइप की बैंकिंग कंपनी होती है जो कि बैंकिंग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। सेकंड जेसीबी तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, जो मशीन वगैरह बनाती है, लार्जर मशीन जो कि आप रोड कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में देखते हैं। एंड थर्ड चीज जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वगैरह बनाती है, हार्डवेयर बनाती है, ये सब तीनों ही जो आप कंपनीज देख रहे हैं, तीनों एक्चुअली इंडियन कंपनीज नहीं है, ये तीनों ही यूके की कंपनीज है। देखिए बार्कलेज तो टोटली यूके की है, जेसीबी यूके की है, और जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है एक्चुअली वो सब्सिडरी है
ऑफ अ कंपनी कॉल्ड एस यूनिलीवर। यूनिलीवर जो कंपनी है वो यूके की है, उसकी सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हैं। देखिए आप यहां पर देख सकते हैं, आई होप कि कितना बड़ा मार्केट यहां पर यूके का ऑलरेडी इंडिया के अंदर बना हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए ये तो हो गया कि यूके कितना इन्वेस्ट करता है इंडिया के अंदर। अगर आप रेसिप्रोकेट करेंगे यानी कि इंडिया को चेक करेंगे तो इंडिया भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है यूके के अंदर। मतलब इंडिया का अगर आप चेक करेंगे कि इंडिया कितना इन्वेस्ट करता है यूके के अंदर, यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि यूके का जो सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट आता है दैट कम्स फ्रॉम इंडिया। मतलब इंडिया इज अ ह्यूज इन्वेस्टर स्पेशली इन यूके। और कुछ जो फील्ड्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा इंडिया जो वो करता है, इन्वेस्ट करता है, दैट इज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड फाइनली बैटरीज। ये सब जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है इसके ऊपर इंडिया जो है बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। नाउ दैट इज व्हाई इट इज सेड कि इंडिया जो है वो यंग कंट्री है, ठीक है। एंड यंग कंट्री इसका मतलब क्या है, इंडिया का जो नेक्स्ट 30 and 40 ईयर्स होने वाला है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखिए अगर आप यहां पर ध्यान से देखिए तो इंडिया तो जो एक्चुअली जो यूके है वो हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें दे रहा है हार्डवेयर, ठीक है, वो हमें दे रहा है कंस्ट्रक्शन की चीजें, वो हमें दे रहा है बैंकिंग सर्विसेज यानी कि सर्विस प्रोडक्ट्स। बट अगर आप इंडिया को देखेंगे, इंडिया इज एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन द रीसेंट टेक्नोलॉजीज, फाइनेंशियल टेक, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, ये वो चीजें हैं जो कि पिछले कुछ सालों के अंदर आई है। ये 10 साल पहले तो शायद ये सब कभी मतलब एग्जिस्ट भी नहीं मतलब करते थे। इसका मतलब क्या है, इंडिया ने जितना भी इमर्जिंग मार्केट है, इमर्जिंग जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उन सबको कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है, एंड दैट इज अ वेरी गुड साइन, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया 2020-21 यानी कि पिछले लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिया जो था वो यूके का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। स्पेशली नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में, मतलब इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स इंडिया ने यूके के अंदर भेजे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एसआर ग्रुप, ये इंडिया की कंपनी है, ओला इलेक्ट्रिक ये बेसिकली इंडिया की कंपनी है। ये सब ऐसी कंपनीज है जिन्होंने रिसेंटली अभी यूके के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह स्टार्ट कर दिया है। नाउ यू मस्ट रिमेंबर, ये छोटे छोटे फैक्ट्स जो है आप ये मेंस के अंदर डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। जब भी आपको किसी दो कंट्री के बीच में रिलेशनशिप पूछता है तो अगर आप वहां पर एक से दो कंपनीज का नाम देते हैं ना, स्पेशली वो कंपनी जो कि रिसेंटली ट्रेड कर रही है या फिर रिसेंटली उन्होंने कोई अगर एग्रीमेंट साइन किया है, तो दैट कैन बी वेरी वेरी मार्क्स बूस्टिंग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। नाउ इसके अलावा ये बोला गया है कि देखिए अगर आप दोनों ही कंट्री के इकोनॉमिक साइज को देखेंगे, मतलब ट्रेड का साइज, मतलब अगर आप ओवरऑल वो ज्योग्राफिकल साइज भूल जाइए, बट अगर आप ट्रेड का साइज देखिए तो दोनों ही इकोनॉमीज बहुत ही लार्जर इकोनॉमीज है, राइट। नाउ यूके जो है माना जाता है 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, एंड इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। अब दोनों की रिलेशनशिप को अगर आप देखेंगे तो इसके हिसाब से, मतलब जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है उसके हिसाब से हमारा जो ट्रेड रिलेशनशिप है दैट इज एक्चुअली बहुत ही कम। मतलब अभी हम उसके बेसिस पे, उस लेवल पर हम अभी जाकर दोनों कंट्री आपस में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। देखिए अगर आप समझेंगे कि बीइंग इंडिया बीइंग द 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग वर्ल्ड, मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है और 6th लार्जेस्ट यूके है, ठीक है। अगर आप इन दोनों के बेसिस पे देखेंगे तो इंडिया इतना तो अभी ट्रेड करता भी नहीं है, ठीक है। मतलब इस चीज को अभी हमें और ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है, और उसके लिए जो एफटीए हमारा यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो एक्चुअली इस चीज को हेल्प करने में, मतलब इस चीज को फिनिश करने में हेल्प कर सकता है। यूके देखिए, यूके एक ऐसी कंट्री है जो कि फ्री ट्रेड के ऊपर थ्राइव करती है, फ्री ट्रेड के ऊपर काफी ज्यादा रिलेशनशिप काफी ज्यादा एक्सर्ट करती है। क्यों? बिकॉज रिसेंटली उसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया, ठीक है। यूरोपियन यूनियन जिसके साथ वो एक पार्टनरशिप में था उसको छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक्सिट, ठीक है। ब्रिटेन ने जो एग्जिट लिया था दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक्सिट, उसे छोड़ दिया है। और अब यूके जो है एक्चुअली वो लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज को ढूंढ रहा है, मतलब ऐसी कंट्री को ढूंढ रहा है जिसके साथ वो प्रॉपर्ली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सके, मतलब फ्री ट्रेड कर सके, मतलब डिफरेंट कंट्री के साथ वो यूनिलेटरल यहाँ पर या फिर बायलेटरल एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ पर एक टाइप का एक टाइप का वो इंटरेस्ट शो कर रही है कि हम एक ट्रेड डील्स, डिफरेंट टाइप के ट्रेड डील साइन करने को रेडी है यहाँ पर। और दोनों ही कंट्री जो है ऐसी कंट्री को ढूंढ रही है, देखिए इंडिया भी और यूके भी, दोनों कंट्री ऐसी कंट्री को ढूंढ रही है जो कि साथ में इंडिया और यूके के ट्रेड कर सके। तो रिसेंटली जो दोनों ही कंट्री ने अप्रोच किया है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया भी एक टाइप की ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कि ट्रेड के ऊपर काफी ज्यादा रिलाई करती है। अब अगर आप ऑथर की समझेंगे तो ऑथर ये बोलते हैं कि अगले कुछ सालों के अंदर, स्पेशली अगले 30 से 40 सालों के अंदर, इंडिया के पास एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी है जहां पर इंडिया अपनी इकोनॉमी को बहुत ही मैनीफोल्ड्स ट्रांसफॉर्म कर सकता है। नॉट जस्ट इकोनॉमी, देखिए अगर हमारा इकोनॉमी डेवलप होगा ना तो ऑटोमेटिकली हमारा सोसाइटी भी डेवलप होगा। बिकॉज इकोनॉमी एक्चुअली किससे चलता है? जो लोगों से चलता है, राइट, पीपल। अगर इकोनॉमी डेवलप होगा इसका सीधा सा मतलब क्या है? लोगों के हाथों में पैसा आएगा। अगर लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, और जो हमारी सोसाइटी, जो हमारा समाज है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। नो, ऐसा ऑथर क्यों बोल रहा है? क्यों ऑथर ने ये बोला कि अगले 30 सालों के अंदर हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है? दैट इज बिकॉज ऑफ आवर डेमोग्राफिक स्वीट स्पॉट। दैट सिंपली मीन्स जो हमारे पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक बहुत ही बड़ा लग्जरी है। मतलब अगले 30-40 सालों तक आने वाले कुछ डेकेड्स के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट यंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। मतलब कंट्री, वर्ल्ड के किसी और कंट्री के पास इतनी स्ट्रॉन्ग यंग पॉपुलेशन अभी नहीं है जो कि इंडिया के पास होने वाली है अगले 5 से 10 सालों के अंदर। तो ये एक्चुअली शो कर रहा है कि अगर इंडिया चाहे तो अपने आप को एक्चुअली अगर इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करता है तो इंडिया कैन ग्रो मैनी 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 फोल्ड्स।
ठीक है। देखिए स्पेशली इंडिया का अगर आप मेन फोकस रीजन देखेंगे दैट इज इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। मतलब इंडो पैसिफिक को जो भी एंटायर एरिया है उस रीजन के अंदर इंडिया ट्रेड करना चाहता है। अब ध्यान से सोचिए, इंडो पैसिफिक वो वाला पार्ट है जहां पर एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब वाले पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर वर्ल्ड की ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन जो है वो इंडिया पैसिफिक के आसपास रहती है, ठीक है। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना है। और सेकंड चीज, अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे तो इसी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर वर्ल्ड का 50% से ज्यादा जो ट्रेड होता है या फिर इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो सब का सब कहीं ना इसी एरिया से ट्रैवल करता है। नाउ आपको ध्यान होगा कि हमने इसको देखे डिफरेंट चीजों में बात की है कि एग्जैक्टली ट्रेड कहां से होता है। वेट लेट मी शो यू। ऑलराइट, सो अगर आप इस मैप को ध्यान देखिए 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 दिस इज अ काइंड ऑफ अ वर्ल्ड मैप, ठीक है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखते हैं तो आपको यहां पर देखिए ये चीज मालूम चलेगा कि दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इंडो पैसिफिक। ऑलराइट, अब अगर इस पार्ट को अगर आप इंडो पैसिफिक बोल रहे हैं तो ध्यान से सोचिए कि ट्रेड कहां पर होता है। दिस एंटायर रीजन ऑफ एशिया, ठीक है, दिस एंटायर रीजन ऑफ अफ्रीका, दिस एंटायर रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड दिस पार्ट ऑफ इंडोनेशिया दैट इज कॉल्ड एज स्पाइसेस आइलैंड। इस एंटायर रीजन में सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। क्यों? देखिए चोक पॉइंट नंबर 1 दिस, चोक पॉइंट नंबर 2 दिस, ठीक है। वेट ओके, चोक पॉइंट नंबर 3 दिस स्ट्रेट ऑफ मलाका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। यहां पर हमारे इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर इतने सारे चोक पॉइंट्स हैं, मतलब माना जाता है कि वर्ल्ड के जितने भी ट्रेडिंग होती है, देखिए एंटायर रीजन से यहां पर भी होती है तो ट्रेड इसी रूट से होता है, ठीक है। अगर ऑयल आता है तो इसी रूट से आता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे जितना भी हमारा कोल एंड ऑयल का इंडस्ट्री जो यहां पर प्रेजेंट है, जितने भी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है, वो सब जब आते हैं तो मेडिटेरियन सी के होते हुए थ्रू सुएज कैनाल इसी रूट से आते हैं और इस एरिया के अंदर वो करते हैं, ट्रेड करते हैं। दिस पर्टिकुलर थिंग एक्चुअली शोज कि इंडिया का जो ट्रेडिंग जो वैल्यू है वो पिछले कुछ सालों के अंदर काफी ज्यादा इमर्ज हुआ है। इसका मतलब क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हमारा जो ट्रेडिंग वो है पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इसलिए बोला जा रहा है कि इंडिया अगले कुछ सालों के अंदर एक वर्ल्ड इकोनॉमी की तरह इमर्ज हो सकता है अगर इंडिया ने इस चीज को प्रॉपर्ली यूज किया तो, ठीक है। तो इसलिए ऑथर ये बोल रहे हैं कि अगर हम यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं तो एक्चुअली इंडिया को एक बहुत ही ओपन एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट मिल जाएगा। एक ऐसा मार्केट मिल जाएगा जहां पर इंडिया जाकर अपने सामान को बेच सकती है और इंडिया को एक प्रॉपर कॉम्पिटिशन मिलेगा, बिकॉज यूके इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस कंट्री। तो अगर हम डायरेक्टली टॉप के साथ कंपीट करेंगे ना तो हमारी खुद की वैल्यू जो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इससे हमारी खुद की कंपनी जो होगी उनको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ऐसा एक ऐसा इंपीटस मिल जाएगा, एक ऐसा ग्रोथ का पुश मिलेगा जिससे हम अपने आप को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल ये है कि बेंगलुरु का जो स्टार्टअप है उसका डायरेक्टली अगर हम एक्सेस प्रोवाइड कर दें लंदन के कैपिटल मार्केट्स को, सोचिए ध्यान से। बेंगलुरु देखिए, बेंगलुरु जो है कर्नाटका वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। मतलब बेंगलुरु इज वन ऑफ द प्लेसेस जहां पर स्पेशली स्पेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स आते हैं। तो सोचिए अगर हम यहाँ के स्टार्टअप्स को डायरेक्टली यूके की कैपिटल मार्केट के साथ लिंक कर दे, मतलब वहां से डायरेक्टली फंडिंग वगैरह मिलनी स्टार्ट हो जाए, तो आप सोच रहे हैं ये स्टार्टअप्स अपने आप में अपने आप में एक टाइप की हैबिट मतलब क्रिएट कर सकती है, मतलब बहुत ज्यादा आगे काम कर सकती है। नाउ कुछ प्रोस्पेक्ट्स को हम यहाँ प्रॉपर्ली समझते हैं। यूके और इंडिया का जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो आगे जाकर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों ही कंट्री के अंदर इंप्रूव करेगा, नॉट जस्ट इंडिया नॉट जस्ट यूके बट दोनों ही कंट्री के अंदर। सेकंड चीज ये बोला जा रहा है कि अगर आप रिसेंटली अगर आप कुछ डेटा को देखेंगे, यूके गवर्नमेंट ने जो ये एक चीज को एनालाइज किया वो ये देखा है कि अगर एक एफटीए साइन होता है इंडिया और यूके के बीच में तो दैट वुड ऐड अराउंड 14.8 बिलियन यूरोज टू द जीडीपी ऑफ इंडिया एंड यूके कलेक्टिवली बाय 2035, यानी कि अगले 15 सालों के अंदर अगर हम प्रॉपर्ली एफटीए के थ्रू एक प्रॉपर अग्रीमेंट करते हैं और ट्रेड करते हैं तो ऑलमोस्ट 14.8 बिलियन यूरोज इतना पैसा हम दोनों की जीडीपी के अंदर ऐड होने वाला है। अब देखिए इंडिया का एक बहुत बड़ा जो सपना है वो ये है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचना है, ठीक है। उस चीज में यहाँ पर डिफरेंट छोटे छोटे जो एफटीएस है ना ये काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो यही जो एक्चुअली ट्रेड डील होगा अगर, तो हमारा सप्लाई चेन बहुत ज्यादा डाइवर्स हो जाएगा, मतलब हम डिफरेंट चीजों को बहुत ही इजीली दूसरे कंट्री के अंदर बेच सकते हैं। सेकंड चीज, अगर हमारा देखिए अब जो भी चीज हम बेचना चाहते हैं उसके ऊपर अगर हमारा बैरियर्स नहीं लगेंगे, आपको याद है स्टार्टिंग में मैंने बात की थी एफटीए क्या होता है, जब ट्रेड के ऊपर मतलब टैक्सेस बहुत कम लगते हैं, बैरियर्स नहीं लगते हैं। तो अगर बैरियर्स नहीं लगेंगे और साथ में एक अच्छा रेगुलेशन होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो एमएसएमई इंडस्ट्री है उसको एक बहुत ही अच्छा इंसेंटिव मिल जाएगा एक्सपोर्ट करने का, बिकॉज वो अपने सामान को बहुत इजीली एक्सपोर्ट कर सकता है यूके के अंदर जो बाकी डिफरेंट कंट्री के अंदर। इसके अलावा अगर आप इंडिया और ब्रिटिश के कंज्यूमर्स को देखेंगे उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज उनको बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी और सामान जो है बहुत ही सस्ता मिलेगा। बिकॉज देखिए अगर दो बेचने वाले लोग हैं, एक इंडिया का है और एक यूके का है और दोनों सामान को बेचना चाहते हैं और मार्केट अगर सिंगल है तो दोनों ही अपने सामान को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सस्ता बेचेंगे और क्वालिटी काफी ज्यादा हाई रखेंगे। तो इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर्स उनको भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो ये सब कुछ रीजंस है, कुछ इकोनॉमिक रीजंस है जो एक्चुअली शो करता है कि क्यों हमें एफटीए साइन करना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारे स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया था कि क्यों एग्जैक्टली साइन करना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। आपको याद है अभी हमने बात की थी कि जितनी भी चीजें यहां पर हो रही हैं, मतलब जो चीजें यहां पर प्रेजेंट है ऑलरेडी हमारे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, ये सब एक्चुअली हमें एक बहुत ही एक ऐसा जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमें प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम एक्चुअली काफी ज्यादा ट्रेड को अपने इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ सालों पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने एक इंटीग्रेटेड रिव्यू किया था इंडिया के ओवरसीज पॉलिसी का, मतलब इंडिया जो डिफरेंट कंट्री के साथ जो अपने ट्रेड एग्रीमेंट रखती है उसको एक प्रॉपर्ली रिव्यू किया था और इट सेड दैट इट इज वेरी मेसियर।
नो, मैं से नॉट इन नेगेटिव सेंस बट इन अ पॉजिटिव सेंस, बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज जो है वो आकर इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहती है। मतलब यहां पर जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम्स के अंदर इंडिया की एंड इंडिया के आसपास जो इंडो पैसिफिक है, इन दोनों की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। दैट इज वाई बोला जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा, मतलब इंडिया जो 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 बेसिकली यूके है वो भी चाहती है कि इंडिया के आकर, मतलब इंडिया के अंदर आकर इंडिया के साथ ट्रेड किया जाए। नाउ इट इज वन जहां पर दोनों ही जो डायनामिक डेमोक्रेसी यानी कि इंडिया और यूके दोनों ही साथ में आकर एक साथ क्लोजली काम करना चाहती है और ओपन इकोनॉमी को यहां पर प्रमोट करना चाहती है। तो आई होप आपको एक्जैक्टली समझ आ रहा होगा कि ऑथर यहां पर क्या सिग्निफाई करना चाहते हैं, क्यों वो एफटीए के ऊपर इतने ज्यादा फोकस कर रहे हैं। नाउ फाइनली एक चीज जो बोला जाता है कि अगर एफटीए साइन हो जाता है, दैट वुड मार्क अ वेरी न्यू वे, एक नया रास्ता आएगा जहां पर यूके और इंडिया के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम, जो हिस्टोरिकल टेंशंस वगैरह रही हैं, उसको आप साइड में रख करके सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। नाउ ये एक ऐसा फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड कर सकता है ये एफटीए, जहां पर दोनों ही कंट्री साथ में मिलकर एक साथ ट्रेड कर सकती है और साथ में एक साथ डेवलप हो सकती है। जिससे क्या होगा, देखिए इंडिया और यूके के बीच में सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस है वो ये, हमारे इंडिया और यूके के बीच में आज तक ट्रेड बहुत ज्यादा स्टैब्लिश क्यों नहीं हुआ, फ्लरिश क्यों नहीं हुआ, बिकॉज कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इंडिया के पीछे एक चल रहा है कि यूके एक्चुअली मतलब इन्होंने हमें कोलोनाइज किया था फॉर ऑलमोस्ट 200 इयर्स। ठीक है, अगर आप देखेंगे 1608 दैट वाज द टाइम दैट फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया, सूरत के थ्रू आते हैं वो, एंड फाइनली 1947 अगर आप देखेंगे तो 1608 से लेकर 1857, ठीक है, एंड 1857 से लेकर 1947 दीज वर द टू फेजेस जिसके अंदर एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमें पूरी तरीके से कोलोनाइज कर लिया। तो इस कॉलोनियल इकोनॉमिक रिलेशनशिप को एक्चुअली हम बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते। देखिए अगर आप अगर बहुत ही क्रूड फॉर्म में समझेंगे ना, तो एक मास्टर और एक ऐसा पर्सन जिसको उस मास्टर ने कैप्चर किया हुआ था, ठीक है, उस कैप्चर दोनों के बीच में कभी भी ट्रेड रिलेशनशिप नहीं हो सकते हैं। यही एक्चुअली इकोनॉमिक थिंकिंग है जिसके कारण इंडिया और यूके आज तक कभी भी ट्रेड रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाए हैं। तो इस सब चीजों को ऑथर बोल रहे हैं कि थोड़ी दिन के लिए हमें थोड़ा सा साइड रखने की जरूरत है, बिकॉज एक्चुअली इंडिया हैज बीन ग्रोइंग वेरी फास्ट। ठीक है, इंडिया का जो ट्रेड पोटेंशियल है वो धीरे धीरे यूके के बराबर पहुंच रहा है। मतलब ऑल्दो ये बात ठीक है कि यूके ने एक टाइम ऐसा था जब हमें कोलोनाइज किया था, बट द पॉइंट इज आज इंडिया यूके को टक्कर दे रहा है। दैट मींस कि इंडिया एक्चुअली इज बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट्स, जो कि अपने मास्टर को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। मतलब जिसने एक दिन इंडिया को कोलोनाइज करने की कोशिश किया था, आज इंडिया उसके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चल रहा है, एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। ये बहुत ही अच्छा चीज सिग्निफाई करता है मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें इकोनॉमिक टेंशंस को साइड में रखना होगा, जो भी कॉलोनियल टेंशंस है हमें उसे साइड में रखना होगा, और इन सब चीजों को हमें एक साथ लेके चलना होगा, ताकि जो दोनों ही कंट्री के पास जो अपॉर्चुनिटीज है उन सब चीजों को हमें मतलब साथ में रखना चाहिए। नाउ इसमें मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं विच इज नॉट रिटन हियर ऑब्वियसली। थरूर जो है, जो हमारे एमपी हैं, जो थरूर सर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट एक बार कहा था, आपने सुना होगा, एक ऑक्सफोर्ड की उन्होंने एक स्पीच दी थी, ठीक है। वहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था दैट जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया है, ठीक है, वी शुड नेवर मतलब हमें उन्हें माफ नहीं करना चाहिए उस चीज के लिए, ठीक है। वी शुड नेवर फॉरगिव देम, बिकॉज देखिए हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक जो हालत उन्होंने कर दी थी हमारे, जब वो मतलब हमारी कंट्री को छोड़ के गए थे, दैट वॉज अ डिफरेंट थिंग, दैट वॉज अ सेपरेट थिंग। बट द पॉइंट इज कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारे लोग थे, जो इंडिया के अंदर जो लोग थे, उनको उन्होंने जितना टॉर्चर किया था, मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हमारे ह्यूमंस को हुई थी, जो यहाँ पे रह रहे थे, मतलब who were beaten, who were executed, who were tortured for no reason of theirs, मतलब किसी गलती के कारण, बिना किसी गलती के उनको इतने दिनों तक, ऑलमोस्ट 200 साल तक उन्हें टॉर्चर किया गया था। दैट वॉज द मेन थिंग जो हमें कभी फॉरगिव नहीं करना चाहिए, जो कभी माफ नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अंदर गुलाम की तरह मतलब रह के गए हुए हैं। बट साथ ही साथ थरूर सर ये बोलते हैं कि ऑल्दो यू शुड नॉट फॉरगिव देम बट यू शुड फॉरगेट देम, बिकॉज हमेशा हमें आगे बढ़ना है। अगर हम आगे की तरफ अगर अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं ना, तो हमेशा कहीं ना कहीं में पीछे की चीजों को पीछे छोड़ना होता है। समटाइम्स वी हैव टू लेट गो ऑफ आवर पास्ट, ठीक है, एंड उसके बाद हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखिए यहां पर बात की जा रही है कि कैपेक्स के थ्रू हम किस तरीके से अपने अनएम्प्लॉयमेंट का इशू सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि सिंपल वर्ड्स में हम कैसे जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं थ्रू कैपेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कैपेक्स? कैपेक्स को सिंपल वर्ड में समझेंगे, दैट मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कैपिटल मींस लॉन्ग टर्म, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था लॉन्ग टर्म, एंड एक्सपेंडिचर का मतलब है कितना पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है, मतलब कि जो भी चीजें जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको हेल्प करने वाली है, जैसे रोडवेज, रेलवेज, ठीक है, एयरवेज, ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि आप लॉन्ग टर्म में आपको मतलब एक बार अगर बना दिया तो 10 साल 20 साल 50 साल तक रहने वाली है। दे आर कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब उन सब चीजों को बनाने में जो भी पैसा खर्च होगा दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आई होप आप एक्जैक्टली समझ गए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल को हम इसी के थ्रू समझते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू कैसे हम अपने जॉब्स को यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। ऑथर यहां पर इस चीज से स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर हमें एक चीज ढूंढनी हो, देखिए हमें एक चीज जो हमने पिछले में बात की और जो हमें हमेशा पता है कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इंडिया के
पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक बहुत बड़ा फायदा है और इकोनॉमिक पोटेंशियल जो काफी ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण इंडिया के पास अगर एक चीज जो अगर आप देखेंगे जो इंडिया को एक्चुअली इस पोटेंशियल को अचीव करने में हेल्प कर सकता है, मतलब इंडिया को जो काफी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कराने में हेल्प कर सकता है, दैट इज इंडिया के लोग, पॉपुलेशन। देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड तो तब रहेगी ना अगर इंडिया के पास मतलब लोग रहेंगे प्रॉपर, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्सेज सही नहीं रहेंगे तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो डिजास्टर बन जाएगा, राइट। तो इसी चीज के लिए बोला जा रहा है कि अगर हम हमारे जो भी यूथ है, जो वुमेन्स है, अगर उन्हें एक प्रॉपर जॉब दिया जाता है, जो भी वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में फंसे हुए हैं उसको हटा करके एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज से आगे निकल सकते हैं और हम एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक डेटा है, वो ये शो करता है कि इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो है, मतलब कि कितने पॉपुलेशन में कितने लोग एम्प्लॉय होते हैं उसको देखेंगे तो मतलब इट इज जस्ट 55%, मतलब 2005 के आसपास में वो सिर्फ 55% था और अभी तो वो रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट 43% आ गया है, मतलब जितनी पॉपुलेशन हमारा उसके सिर्फ 43% लोग ऐसे हैं जो कि एक्चुअली एम्प्लॉयड है। नाउ जो 2020 का डेटा है, जो रिसेंट डेटा है, उसको हम थोड़ा कंपेयर करते हैं बाकी कंट्री के साथ में। नाउ हमारे बहुत ही क्लोज में एक कंट्री है दैट इज कॉल्ड एज बांग्लादेश। अगर आप बांग्लादेश को देखेंगे, इसका जो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो है दैट इज 52%, हमारा 43%, बांग्लादेश का 52%, चाइना का 63% है एंड वियतनाम जैसी छोटी सी कंट्री का 73% है। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया कहीं ना कहीं इन सब चीजों में काफी ज्यादा पीछे है, इसको हमें इंडिया को थोड़ा सा और ज्यादा आगे लेके जाना होगा। स्पेशली अगर आप वर्कफोर्स के अंदर भी अगर आप जेंडर स्पेसिफिक देखेंगे और वुमेन्स का अगर आप चेक करेंगे, वुमेन जो है इंडिया के वर्कफोर्स का जस्ट 20% बनाती है, ठीक है। अगर आप बाकी कंट्री को देखते हैं तो जो बांग्लादेश है, चाइना है, वियतनाम है, इनमें 30%, 70%, मतलब इतनी ज्यादा वुमेन्स यहां पर काम करती हैं, बट इंडिया की लेस देन 20% है जो कि एक्चुअली वर्कफोर्स का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर आप रिसेंट डेटा एंड स्टडीज को देखेंगे तो ये माना गया है कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है हमारा, सर्विस सेक्टर है, उसमें देखेंगे तो इंडिया का इंडिया एक्चुअली लॉस्ट ऑलमोस्ट 1 करोड़ जॉब्स बिटवीन 2016 एंड 2021, मतलब 2016 से लेकर 2021 के बीच में पिछले 4 सालों के अंदर अगर हम देखेंगे तो हम 1 करोड़ से ज्यादा जॉब्स हम ऑलरेडी लूज कर चुके हैं। देखिए ये जॉब्स क्यों लूज कर रहे हैं उसके बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो क्यों जॉब्स, मतलब हम बेसिकली जॉब्स क्यों लूज कर रहे हैं। फर्स्ट चीज इज मशीन्स, ठीक है, मशीन्स या फिर अगर आप चाहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं या फिर मशीन लर्निंग बोल सकते हैं। बेसिकली एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इसने रिप्लेस कर दिया ह्यूमन लेबर को कहीं ना कहीं। सेकंड चीज लैक ऑफ स्किलफुल, जो स्किलफुल वर्कर्स है उनका कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है नंबर, और जो अनस्किल्ड वर्कर्स है उनका नंबर यहाँ पर मतलब इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए कि आपने एक पर्टिकुलर ऑफिस स्टार्ट किया है, ठीक है, और उस ऑफिस के अंदर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। अब आप देखिए, आप यहाँ पर चाहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, यानी कि आप यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स चाहते हैं, तो आप यहाँ पर किसी को भी उठा करके जॉब नहीं दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर सेकंड चीज ये है कि इंडिया के अंदर जो स्किल्ड वर्कर्स की जो नंबर है वो काफी ज्यादा कम होता जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि एक्चुअली शो कर सकते हैं कि पिछले 4 सालों के अंदर हमारी जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा कम हुई है, स्पेशली हमारी जॉब्स की जो वैकेंसीज है वो बहुत ज्यादा कम हुई है, ठीक है। तो जो हमारा ग्लोबल एंड डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट है, जो स्पेशली जो कोविड के टाइम में आ रहा है, देखिए अभी के टाइम में आप जो भी चीजों को आप एनालाइज करेंगे ना, जो भी डेटा आएगा उसको ऑलवेज कीप कोविड इन द माइंड, बिकॉज कोविड के कारण एवरी सिंगल थिंग इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, ठीक है। हर चीज यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है, हर चीज कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। तो हमारा जो एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी इस चीज में लगा हुआ है कि किस तरीके से अगर हम फिर से जॉब को क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पर जॉब क्रिएट करने की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? जॉब क्रिएट करने की इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज अभी के टाइम में लोगों के हाथों में पैसा नहीं है। लोगों के हाथों में पैसा नहीं होने के कारण लोग डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे हैं, डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो इंडस्ट्री जो है कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो एक्चुअली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रही है, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है और ये साइक्लिकल, ये एक बेसिकली टाइप का साइकिल है, तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये फर्स्ट चीज हो, यानी कि लोगों के हाथों में पैसा नहीं आएगा। मतलब और पैसा कैसे आएगा? जब लोगों को जॉब मिलेगा, राइट। तो ये जॉब प्रोवाइड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोविड को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो एक्चुअली अगर हमें अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है, जो हमारी इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसे अचीव करना है, तो फर्स्ट चीज जो हमें करना होगा कि हमें जॉब का जो पोटेंशियल है, यानी कि जो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हमें अनएम्प्लॉयमेंट का इशू क्रिएट मतलब सॉल्व करना होगा, एम्प्लॉयमेंट को यहां पर प्रोवाइड करना होगा ना। जो रिसेंटली जो बजट दिया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, उन्होंने ये बोला है कि इस पर्टिकुलर जॉबलेस ग्रोथ को खत्म करके जॉब मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है उसको इंक्रीज करने के लिए, इस चीज को पुश करने के लिए टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बहुत सारे किए जा रहे हैं, ठीक है। यही हम बोल रहे हैं कैपेक्स होता है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ देखिए एक चीज आपको समझना है, अगर हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें पैसा लगाना है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, मान लीजिए कोई एक बहुत सारे रोड्स बनाने हैं इंडिया के अंदर, आपने रिसेंटली देखा होगा बजट के अंदर बात की गई है 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे न्यू बनाने के लिए, ठीक है, स्पेशली 25 से ज्यादा एक्सप्रेस वेज बनाने के लिए। तो ये सब अगर रोड बनेंगे, ठीक है, रोड बनेंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों के हाथों में पैसा आएगा एंड सिमिलरली वो वाला साइकिल जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। नाउ समझिए कि अगर इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपको करना है, मतलब अगर आपको रोड्स बहुत सारे बनाने हैं तो पहली बात तो आपके पास बहुत सारे पैसा होना चाहिए ना, और वो पैसा कहां से आएगा? गवर्नमेंट के पास जो मेजर सोर्स है
दैट इज एक्चुअली टैक्स। तो क्या हम टैक्स कलेक्शन क्या हमारा इंक्रीज हो रहा है फिर नहीं हो रहा है उसको हम समझते हैं। रिसेंटली जो हमारे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स आए हैं उनका अगर आप पिछले साल का डेटा देखेंगे, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड यू कि ये डेटा बजट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। बजट में रिसेंटली बताया हुआ है कि टैक्स कहीं ना कहीं हमारा रिड्यूस हो गया है, बट यहां पर देखिए ये जो डेटा बताया गया है ये पिछले साल का डेटा है, ठीक है। मतलब ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है, ये रिसेंट फाइनेंशियल ईयर का डेटा नहीं है। ये एक्चुअली शो करता है कि जो हमारा जो टोटल मिला के रेवेन्यू रिसीट है, मतलब जो हमें टोटल मिला के जो रेवेन्यूज मिल रहे हैं, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट को जितना टैक्सेस मिला है, दैट इज ओनली 17.3 लाख करोड़, ठीक है। सिर्फ मतलब हमारे पास मतलब इतना पैसा बेसिकली हमें मिला है। और बहुत सारे पैसे मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली शो करते हैं कि हमें इतना पैसा क्यों मिला है। नाउ अगर आप इस चीज को देखेंगे तो हमारा टोटल अभी इस साल का जो रेवेन्यू बजट है, मतलब जो हम जो शॉर्ट टर्म का बजट लेके चल रहे हैं, दैट इज अराउंड 17.9 लाख करोड़। तो इसके अगर कंपैरिजन में देखेंगे तो 17.3 लाख करोड़ एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छा फिगर है, बट अगर आप कोविड को ध्यान में रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ओके, अब ध्यान से समझिए कि अगर आप 17.3 लाख करोड़ एक अच्छा फिगर है तो उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली इस चीज को सिग्निफाई करते हैं। सबसे पहली बात तो पिछले कुछ सालों में जो हमारा इनकम टैक्स है और जो जीएसटी टैक्स है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, कलेक्शन उससे काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। मतलब काफी ज्यादा लोगों ने यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं, जीएसटी रिटर्न्स फाइल किए, इस कारण काफी सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आया है। इसी कारण देखिए इसका मेन रीजन क्या है हमारा ये बेसिकली ये क्यों हुआ है, इसलिए हुआ है बिकॉज पिछले कुछ सालों के अंदर जब कोविड आया था तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर या फिर इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर थे उनको चेंज करके फॉर्मलाइज किया गया था। जब फॉर्मलाइज किया गया था तो ऑब्वियसली उनके नाम प्रॉपर्ली रजिस्टर किए गए थे। और सोचिए फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में मेन डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस यहां पर ये होता है कि जो फॉर्मल सेक्टर होता है उन्हें टैक्सेस पे करना होता है और इनफॉर्मल सेक्टर यहां पर टैक्सेस नहीं पे करना होता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, किसी को उनके बारे में पता ही नहीं होता है। तो जैसे ही देखिए जो इनफॉर्मल लोग थे, जैसे उनको आप फॉर्मल करते हो, मतलब जैसे आप उनको फॉर्मल सेक्टर के अंदर लेके आते हो, ऑटोमेटिकली उनके पास एक ऑब्लिगेशन आ गया कि उनको टैक्स पे करना ही था। उसके कारण हमारा जीएसटी और हमारा इनकम टैक्स दोनों ही पिछले एक साल के अंदर इंक्रीज हुआ है। नाउ सेकंड चीज जो यहाँ पर ऑथर बोलते हैं वो है कि कंजर्वेटिव बजट जो पिछले साल का था, मतलब जो पिछले साल जो भी हमने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर जितना भी पैसा हमने शो नहीं किया था, मतलब जो भी पैसा बच गया था उसे हमने लास्ट ईयर शो नहीं किया था, उस चीज को यहां पर गवर्नमेंट ने बाहर आकर शो किया है कि हमारे पास इतना पैसा बचा हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं शो करता है कि हमारे पास थोड़ा सा पैसा लास्ट ईयर का भी बचा हुआ है। थर्ड चीज अगर आप देखिए ये जितना भी पैसा बचा हुआ है इसको हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं हमारे फूड की जितनी सब्सिडीज है, फर्टिलाइजर की सब्सिडीज है, इन सबके ऊपर। इसके अलावा जो हमारा मनरेगा स्कीम है यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसके अंदर भी हम पैसे वो कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं, मतलब ठीक है। इसके अलावा अगर हमें एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना है तो एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, बहुत सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको आप डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव्स मतलब जो इंसेंटिव्स है वो प्रोवाइड करते हो, तो इसके थ्रू भी आप यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हो। एंड फाइनली आपने रिसेंटली जो देखा है कि पैसा कहां से आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, एयर इंडिया का जो रिसेंटली डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है उसके कारण 18,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्टली हैंड में मिले हैं, उसके कारण भी गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा पैसा आया है। ये सब एक्चुअली मिला करके शो करते हैं कि इंडिया के पास पिछले कुछ सालों के अंदर कुछ पैसे आए हैं, ठीक है। अब देखिए अगर ऑथर बोलते हैं कि अगर इंडिया के पास अगले कुछ सालों के अंदर टैक्स कलेक्शन लगातार ऐसे ही इंक्रीज होकर रहता है, मतलब काफी ज्यादा स्ट्रांग रहता है, तो हमारा जो फिस्कल पॉलिसी का फ्रीडम है वो भी आगे जाकर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कैसे? देखिए हमारी फिस्कल पॉलिसी का सीधा सा मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कितना पैसा है, और फिस्कल पॉलिसी अगर आप समझेंगे फिस्कल या तो सरप्लस होता है या फिर फिस्कल डेफिसिट होता है। तो फिस्कल सरप्लस का मतलब है कि जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा पैसा है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है जितना हमें चाहिए उससे कम पैसा है। तो अगर हम फिस्कल सरप्लस के अंदर रहते हैं तो एक्चुअली हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, बिकॉज देखिए हमारे पास पैसा होगा तभी तो हम पैसे के ऊपर वो करेंगे ना, स्पेंड करेंगे ना। तो सिमिलरली यही चीज बोला जा रहा है कि जैसे हमारे पास पैसा आएगा यहाँ पर फिस्कल सरप्लस के अंदर, ऑटोमेटिकली लोगों का जो मतलब जो गवर्नमेंट का जो रवैया है इस चीज के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। जो रिसेंटली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये डिसाइड किया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हमें लेकर आना है तो हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होगी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफी सारा पैसा देना होगा। आपको याद होगा रिसेंटली हमने टोटल कितना पैसा दिया है इसके अंदर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हमने डिसाइड किया कि अराउंड 7.5 लाख करोड़ का पैसा हम यहाँ पर देंगे। दैट इज अराउंड 24% हायर एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, यानी पिछले साल हमने अराउंड 6 लाख करोड़ का पैसा दिया था, मतलब इस कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। अगेन वंस अगेन ये पैसा क्यों दिया जा रहा है? ये पैसा दिया जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। व्हाट डज इट मींस कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। ये 7.5 लाख करोड़ रुपीस इस साल की सिग्निफाई किए गए, एलोकेट किए गए हैं कि जितने भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंडिया के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर रिसर्च के लिए 6 लाख करोड़ दिए गए थे, इस साल इसको 7.5 लाख करोड़ दिए गए हैं। नाउ ये तो हो गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हमें कितना पैसा हम देने वाले हैं। इसके अलावा हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने ये बोला है कि जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब जितना पैसा हमें टैक्सेस वगैरह से मिलता है उससे जो हम खर्च करते हैं उसके अंदर सिर्फ 1% का इंक्रीज किया गया है, मतलब उसे अंदर ज्यादा इंक्रीज नहीं किया गया। देखिए पैसा कहां जाता है हमारा,
आपको याद होगा जो फर्स्ट जो वीडियो थी जो कि बजट सिंप्लीफाइड वाला वीडियो था, उसके अंदर ये सारी चीजें प्रॉपर्ली मेंशन की गई है। देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये रेवेन्यू वाला पैसा है वो जाता कहां पर है, वो सैलरीज के अंदर जाता है, पेंशन के अंदर, इंटरेस्ट, सब्सिडी, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह प्रोवाइड करती है, इन सब में पैसा जाता है। तो बोला जा रहा है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किया गया है, इट इज टू इंक्रीज टू ट्यून ऑफ जस्ट 1%, ठीक है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इस चीज को लास्ट ईयर के बजट के साथ ही बिल्कुल कॉपी किया, मतलब पिछले साल भी यही हुआ था कि 1% इंक्रीज किया गया था और इस साल भी 1% ही इंक्रीज किया गया है। नाउ ऑथर ये बोलते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर चीज के पीछे का इंटेंट देखेंगे, जो कमिटमेंट देखेंगे, दैट इज वेरी लॉडेबल, दैट इज वेरी अप्रिशिएबल, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही दिमाग लगाकर इस साल का बजट बनाया है। नाउ मतलब क्यों, देखिए यहां पर ऑथर बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर हम इस सब चीजों के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करके, मतलब जो हमारे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर ज्यादा पैसा ना देकर के, अगर हम लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम कहीं ना कहीं पैसा देते हैं, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हम एक सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब सस्टेन का मतलब होता है जो लगातार हम पैसा देते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब कर सकते हैं रोड्स, रेलवेज, फ्रेट कॉरिडोर्स, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, ये जितने भी फील्ड्स हैं जो कि एक्चुअली हमें एक बेस बनाकर दे सकते हैं अगले कुछ सालों के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। देखिए अगर हम यहां पर किसी, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी बाहर के बैंक से 100 रुपए उधार लिए हुए हैं। अब मान लीजिए इस साल हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हमें 100 रुपए में से 50 रुपए वापस कर दें, या फिर वो 50 रुपए हम अपनी गवर्नमेंट, अपने खुद के कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर लगा दें। देखिए ऐसा नहीं है कि हमें इस पैसे को वापस नहीं करना है, पैसे वापस करना ही है, बट अगर हम शॉर्ट टर्म के अंदर इस 50 रुपए को डेवलपमेंट के अंदर लगाते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के अंदर ये 50 रुपए हमें 500 रुपए देगा, और इस 500 रुपए को यूज करके हम अपना इजीली पे ऑफ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लोन को, ठीक है। इसी चीज को यहां पर यूज किया गया है। देखिए यहां पर जो भी इंटरेस्ट पेमेंट हमें करना था, मतलब जो दूसरी कंट्री को जो हमें पेमेंट प्रोवाइड करना था, वो हमने अभी थोड़ा रिड्यूस कर दिया है, थोड़ा अभी कम पे किया है हमें, बिकॉज हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो इस चीज के लिए यहां पर जितना पैसा है सबके सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर लगाया गया है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाया गया, ताकि हमारा जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो। इसके अलावा देखिए जितने भी पीएलआई स्कीम्स थी, प्रोडक्शन लिंक्ड जो इंसेंटिव स्कीम्स थी, ये सब एक्चुअली शो करते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है, स्पेशली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ है, एक चीज जो सबसे ज्यादा इंप्रूव हुई है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का बूस्ट मिला है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग का जो इंडस्ट्री है। तो अगर देखिए गवर्नमेंट यहाँ पर ऑलरेडी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर काफी सारा पैसा लगा रही है, अगर प्राइवेट इंडस्ट्री भी यहाँ पैसा लगाएगी, तो दोनों मिलकर यहाँ पर काफी ज्यादा जॉब क्रिएशन कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी स्टार्टेड विद द टॉपिक विद, राइट। यही तो हमारे टॉपिक का भी नेम है कि एग्जैक्टली हमें जॉब क्रिएशन कैसे करनी है। तो जॉब क्रिएशन का यहाँ पर जो सबसे डायरेक्टली जो फंडा आता है वो सामने है, वो है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपने मतलब गवर्नमेंट को इंप्रूव करना होगा, और सेकंड चीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर धीरे धीरे इंप्रूव करना होगा। इससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा, और साथ ही साथ हमारा ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा सस्टेनेबल बन जाएगा। तो ये दोनों ही चीजों को आपको ध्यान लेके चलना है। नाउ अगेन यहाँ पर ऑथर का ये बोलना है कि बाकी सब चीजें ठीक है, बजट बहुत अच्छा बना है, सारे के सारे प्लान्स बहुत अच्छे हैं, इसको एग्जीक्यूट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे पहले एग्जीक्यूशन से पहले गवर्नमेंट यहाँ पर जो ऑथर ये बताते हैं कि इस स्ट्रेटजी के अंदर कुछ ना कुछ रिस्क भी है, कुछ कैवेट्स भी है। तो सबसे पहले चीज तो ये है कि हमने हार्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया, मतलब हमने रोडवेज बनाने के ऊपर फोकस किया, रेलवेज के ऊपर, एयरवेज के ऊपर फोकस किया। बट द पॉइंट इज कि जो क्रिटिकल एरियाज थे इस साल के लिए, एजुकेशन के ऊपर फोकस करना था हमें, हेल्थ केयर के ऊपर, अर्बन इंफ्रा के ऊपर, इन सब के ऊपर हमने उतना फोकस नहीं कर पाए इस साल, ठीक है। इस साल हमें इस चीज के ऊपर हमें और थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए था, बट हमने नहीं किया। बट अगेन आपको कल का जो लेक्चर था वो याद होगा कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, हम अगर एक जगह पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेक्टर तो डेफिनेटली छूट जाएगा। तो आपको उसी चीज को ध्यान में रखकर देखना है कि अगर हमने यहाँ पर हार्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है तो कुछ क्रिटिकल एरियाज यहाँ पर छूट गए हैं, ठीक है। सेकंड चीज यहाँ पर बोला है कि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत ज्यादा थ्रस्ट देंगे, मतलब बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि अगर आप एक रोड बनाना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में मान लीजिए कि आपने ये डिसाइड किया कि उस रोड को बनाने के लिए अंदर आप टोटल मिला के 100 रुपए देने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि सच में 100 रुपए के अंदर वो पूरा का पूरा रोड बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, राइट। बिकॉज विद टाइम पहली बात तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, मतलब चीजों का प्राइस बढ़ता है, और सेकंड चीज जैसे जैसे प्रोजेक्ट डिले होता है ना, जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी इंक्रीज होता है। तो ऑटोमेटिकली होता है कि 100 रुपए का प्रोजेक्ट जो आपने स्टार्ट किया था, हो सकता है कि आगे जाकर 130 रुपीज में या फिर 150 रुपीज तक आपका मतलब टोटल कॉस्ट पहुंच जाए। तो यही आप ऑथर बोलना चाहते हैं कि आपने यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जो पैसा खर्च किया है, तो आगे जाकर क्या होगा, आपका पैसे जो आपका डेफिसिट है, जो आपका कैपिटल डेफिसिट है, उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज वो एडिशनल फंडिंग की डिमांड करेगा। तो उस चीज की सबसे मतलब सिंपल सा इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप जैसे ही उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, आप पूरी के पूरी दम के साथ उस प्रोजेक्ट को जल्दी जल्दी फिनिश कर दीजिए विद गुड क्वालिटी। अगर आप अच्छी क्वालिटी के साथ उसको फिनिश कर देते हैं तो आपका ये प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है ओवर टाइम ये इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। और यही चीज बोला जा रहा है कि अगर किस तरीके से ये फिस्कल डेफिसिट यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है तो उससे क्या होगा, हमारे इंटरेस्ट रेट के ऊपर, हमारे आरबीआई के ऊपर, सबके ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हो जाएगा। बट द पॉइंट इज ये सब यहाँ पर साइड वाली बातें, ठीक है। अगर हम किस तरीके से अपने फिस्कल डेफिसिट को यहीं पर रोक दे, मतलब इंक्रीज ना होने दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बट ऑब्वियसली अगर हम बहुत ज्यादा लैगी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पीछे होकर काम करते हैं, मतलब प्रॉपर्ली काम नहीं करते हैं, तब जाकर ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती है, जहां पर हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगी। फाइनली ऑथर ये बोलते हैं कि हर चीज
जो एवरी सिंगल थिंग इज वेरी वेरी गुड, बट उसको एग्जीक्यूट करना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली बहुत सारा फंड्स प्रोवाइड किया है, ऑलमोस्ट 7.5 लाख करोड़ रुपीज यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिए हैं। नाउ इट इज अप टू द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहां पर जो पार्लियामेंट था हमारा, वो सिर्फ यहां पर पैसे एलोकेट कर सकता था, इसके अलावा जो फाइनल जो इंप्लीमेंटेशन का पार्ट होता है ना, वो हमारा जो एग्जीक्यूटिव होता है वो करता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, जो भी डिफरेंट गवर्नमेंट है, जो भी डिफरेंट अथॉरिटीज है, जिनको डिफरेंट काम दिया जाएगा, उनको अब यहाँ पर इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी होगी कि जितने भी फंड्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं उन सबको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाए। बिकॉज देखिए पैसे देने का कोई मतलब नहीं होगा अगर वो फंड यूटिलाइज ना हो, राइट। तो इसी चीज को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए ये सब डिसाइड किया गया है, जहां पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो बात की जा रही है उसको प्रॉपर्ली बनाया जाए। इसके अलावा जो डिफरेंट कंपनी, जो डिफरेंट कंट्रीज के जो डिफरेंट कंपनी जो इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग का जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब कितनी आसानी से आके इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना मतलब कर सकते हैं, उसे प्रॉपर्ली एड्रेस करना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो बाहर से आकर भी इंडिया के अंदर पैसे प्रोवाइड कर सके। जैसा कि देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन, मतलब कोई कंपनी जब बाहर से आती है तो यहाँ इंडिया में आकर उसको लैंड चाहिए होता है जहां पर वो अपने ऑफिसेस बना सके, बट इंडिया के अंदर जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी है बहुत ज्यादा टफ है, वो लैंड को इजीली एक्वायर नहीं करने देती है। सेकंड चीज कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट बहुत जरूरी है, मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो बन जाता है उसको इन्फोर्स करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना इज इजी, बट उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के ऊपर लीगली मतलब लगे रहना ना, दैट इज एक्चुअली द हार्ड पार्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो इन्फोर्समेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज कि पॉलिसी स्टेबिलिटी, मतलब इंडिया को अपनी पॉलिसी ऐसा नहीं कि बार बार यहाँ पर फ्लक्चुएट करता रहे, एक दिन बोले कि हम अलाउ करते हैं, अगले दिन बोले अलाउ नहीं करते हैं, थर्ड दिन फिर बोलना स्टार्ट कर दे कि हम अलाउ करते हैं। इन सब चीजों से कहीं ना कहीं साइड होना होगा, ठीक है। एंड फाइनली जो हमारे जो ऑथर है वो ये बोलते हैं कि अगर हम लगातार सस्टेन इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, स्पेशली हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो हमारे सर्विसेज इंडस्ट्री, सब में अगर हम लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे जो स्मॉल बिजनेस है, जो हमारे जॉब्स हैं, हमारे जो इकोनॉमिक वेलबींग है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट वी वांट। जब हमारे जॉब्स यहाँ पर देखिए, जॉब्स अगर हमारे इंप्रूव होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होगा। जो स्मॉल बिजनेस अगर इंप्रूव होते हैं तो ऑटोमेटिकली ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। और थर्ड चीज ये है कि अगर लोग यहाँ पर डिमांड क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि लोग कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हो रहे हैं। तो इन डिफरेंट सेक्टर से यहाँ पर जो ऑथर है उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली कैसे यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर आप यहाँ पर पुश करते हो, ज्यादा से ज्यादा पैसे उसके अंदर खर्च करते हो, तो कैसे आपको डिफरेंट तरीकों से एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब क्रिएशन हो सकती है, ठीक है। तो ये थे हमारे दोनों ही जो आर्टिकल्स जिसको हमने बहुत ही प्रॉपर्ली डिस्कस करने की कोशिश की है। Now finally there is a small thing, आपने देखा होगा कल यानी कि 2 फरवरी को यूपीएससी का जो रिसेंट नोटिफिकेशन है दैट हैज बीन रिलीज्ड एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज अराउंड 860 के आसपास में, ठीक है। सो दैट इज कंपैरेटिवली वेरी वेरी गुड एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर 760 सीट्स थी, ठीक है। तो इस साल मतलब उसके कंपैरिजन में इस साल काफी ज्यादा सीट्स, मतलब काफी ऑलमोस्ट 100 सीट्स ज्यादा है। सो लेट्स मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। इस चीज को आपको बिल्कुल भी जाने नहीं देना है, ठीक है। सो देखिए अब फॉर्म आ चुका है तो इट मीन्स कि एग्जाम इज वेरी वेरी नियर, सो यू कैन जस्ट स्किप एवरी सिंगल थिंग, आप बाकी सब चीजें साइड में कर दीजिए, बिकॉज एवरीथिंग एल्स कैन वेट। एक्चुअली यूपीएससी एक ऐसी चीज है जो आपका 100% मांगती है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप इस 100% को इंक्रीज करके अपना 120% दे सकते हैं एवरी सिंगल डे इन एवरी सिंगल थिंग दैट यू डू, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। और एक्चुअली वो आपको आपके एम के और ज्यादा क्लोज लेके जाएगी, ठीक है। सो जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड कि बिकॉज द टाइम इज राइट नाउ, द टाइम हैज कम, सो जस्ट स्टार्ट वर्किंग वेरी वेरी हार्ड नाउ एंड डोंट डू जस्ट हार्ड वर्क, ऑल्सो डू स्मार्ट वर्क। जहां पर आपको चीजें जो लग रही है जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन चीजों को आप वहां पर डायरेक्टली कवर कीजिए, जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है उन सब चीजों को स्किप कीजिए, ठीक है। जस्ट से टू से नो, ठीक है। चीजों को नो करना आपको मतलब इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन यूपीएससी का सिलेबस अब जैसा आप जानते हैं बहुत ज्यादा होता है। यूपीएससी के अंदर क्या करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि क्या नहीं करना है। सो जस्ट बी वेरी ऑफ दिस, ठीक है। और पास्ट ईयर जो आपके पेपर्स है उसको एक बार प्रॉपर्ली एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एक बार उसको एक सिंगल फ्लो में जरूर देखिए कि एक्जैक्टली क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना हो रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से अपने लिए प्री की तैयारी आप 15-20 दिनों के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। अभी अगले नेक्स्ट 15 से 20 दिनों के अंदर यू कैन गिव सम फाइनल टच टू योर मेंस, जो भी चीजें हैं आप उसको फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ऑन दैट नोट आपको दोनों आइडियल्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।